नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा के साथ तमाम ठगी कंपनियां जो हैं उनके निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद, कल उनका जन जागरण एक कार्यक्रम है। उनका अपना एक अनोखा तरीका है। कल किस तरह से निवेशकों को, अभिकर्ताओं को, आम लोगों को जागरूक करेंगे, उनसे ही जान लेते हैं जन जागरण अभियान जो इन्होंने छेड़ा या कल का जो कार्यक्रम है वो किस स्तर पर है और किस तरह से वो लोगों को जागरूक करेंगे। मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। नमस्कार राजपूत साहब, आपको और आपके तमाम दर्शकों को। जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि कल जो आप लोगों का जन जागरण कार्यक्रम है, मतलब किस तरह का कार्यक्रम आप जी, लोग करने जा रहे हैं और कैसे निवेशकों को, अभिकर्ताओं को, लोगों को जागरूक करेंगे? जी, कल सुबह 10 बजे तमाम हमारे संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उनके सहयोगी और जनरल पब्लिक भी, जो भी ठगी पीड़ित हैं, वो अपने घरों सुबह 10 बजे निकलेंगे साहब। उनके घर में जो भी है, थाली, चम्मच, बिला, जी, परात, जो कुछ भी बजा सके, जी, और कुछ नहीं है तो तालियां उनके पास होंगी लगभग। जी, ताली, थाली, ढोलक बजाने का कार्यक्रम है देश को जगाने के लिए, कि देश जी, जागे और इस सच्चाई से रूबरू हो कि आज देश को ठग बेईमानों ने अपने खूनी पंजों में जकड़ रखा है, और देश को ठगों के खूनी पंजों से आजादी दिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज भी देश नहीं जागा तो साहब आप देख रहे हैं क्या हालात बनते जा रहे हैं। हमारे ये जो पोंजी स्कीम्स के पीड़ित हैं, 42 करोड़ के लगभग तो यही हैं। 2 करोड़ से ज्यादा एजेंट साथी हैं। बाकी आप अगर साइबर क्राइम को देखोगे और दूसरे ठगी की घटनाओं को, तो पूरा देश देश ठगी का शिकार हो चुका है। कोई भी व्यक्ति एक ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कह दे कि साहब मैं कभी ठगी का शिकार नहीं बना हूँ। हर आदमी जो मोबाइल यूज करता है वो ठगी का शिकार बना है कि साहब लाइफ टाइम है तुम्हारी सिम, 2 दिन रिचार्ज मत कराओ, 2 दिन में आपकी लाइफ खत्म है साहब। जी, तो इसके खिलाफ जन जागरण अभियान है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कार्यक्रम है। तमाम हमारे साथी अपने नजदीकी तहसील, कलेक्ट्रेट, संभागीय आयुक्त के दफ्तर, विधानसभा सचिवालय या राजभवन, राजनिवास, या फिर जो है सांसद और विधायकों के आवास और थाने चौकी भी, वहां पर जाएंगे। इन वाद्य यंत्रों को बजाते हुए भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो, भारत छोड़ो का शंखनाद करते हुए निकलेंगे सभी साथी, और जाकर संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के नाम एक चेतावनी पत्र सौंपेंगे। उसमें सीधे सीधे साफ साफ लिखा गया है कि या तो 30 अप्रैल 2025 तक आप देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान उनकी जमा राशि के 2 गुना अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत कर दें, अन्यथा शासन से इस्तीफा दें और हमें जनता की सरकार बनाने दें, ताकि हम अपने देश के करोड़ों नागरिकों का जो ठगी का शिकार बने हैं उनका भुगतान कर सकें। देश में सत्य, न्याय और कानून की स्थापना करके भारत को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सके। ये छोटी सी जी। मांग है साहब कल की हमारी, लेकिन उद्देश्य बड़ा है, जन जागरण अभियान है। और निश्चित रूप से कल आप देखेंगे तो एक अद्भुत कार्यक्रम आपको देश भर में देखने को मिलेगा। मदन लाल जी, ये जो ठगी कंपनियां हैं, किन कौन कौन सी कंपनियां हैं और कितना पैसा लोगों का ठग रखा है इन लोगों ने? देखिए साहब, लगभग 3 लाख कंपनी है। उनमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, फर्म हैं, निधि हैं, एसएसजी हैं, एनबीएफसी हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, और दुनिया भर की कैटेगरी है इनमें। लगभग 3 लाख मानिए आप, जिनमें सबसे बड़ा अगर हम कहें तो वो सहारा समूह है, जिसके 12 करोड़ के करीब पीड़ित हैं। दूसरा नंबर पीएसीएल पल्स का है साहब, जिसके 6 करोड़ के लगभग हैं। इसी तरह से आदर्श का है, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, आरएमसीएल का है, रोज वैली है, पिनकॉन है, बाइक बोट है, साइंस सिटी स्कैम है, केबीसीएल है, करम भूमि है, और दुनिया भर के नवजीवन संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, साईं प्रसाद, समृद्धा, साईं प्रकाश साहब, दुनिया भर की हैं। 3 लाख हैं, उनके नाम लेंगे तो एक हीरा गोल्ड भी है। बड़ी कंपनी है जिनके लाखों के, मतलब 50 लाख से ऊपर जिनके एक के ही विक्टिम है। तो इस तरह से लगभग जो है 42 करोड़ लोग हैं साहब देश भर में। मदन तो लाल इन जी, सभी ये के खिलाफ लड़ाई कानून ये एक है,
तो एक ही कानून के लिए लड़ना है हमें। मंगल लाल जी, ये लड़ाई लड़ी कैसी जाएगी? मैं खुद देखता हूँ, मैं ऐसे पैसे जुड़ा हूँ कि लोग बाग जो है, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पर, कोई वक्फ बोर्ड आप भी देख रहे हो भी जो कानून बन चुका है, कोई दलित के नाम पर, कोई किसी के नाम पर जो है, ऐसा भटका दिया है इन नेताओं ने कि कई संगठित कोई ना कोई संगठन दिखाई दे रहा है, ना कोई लोग संगठित दिखाई दे रहे, जाति धर्म के नाम पर बटे हुए हैं कि अभी जाति का कोई मामला हो जाए तो सब लोग एकजुट दिखाई देंगे, अभी कोई जनहित का मामला है तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। आखिर ये आप लामबंदी करके, एकजुटता करके ये माहौल बनाएंगे कैसे मदन लाल जी? इस समय देश में गजब माहौल बना हुआ है जी। राजपूत साहब, ठगों की दो पॉलिसी समझ लीजिए आप। पहली जी। पॉलिसी होती है उनकी कि आपको आपस में लड़ा देना। जो जी। शासन में आज बैठे हुए हैं वो ठगों के उस्ताद हैं, ये समझिए एक तरह से। तो उन्हें अच्छी जी। तरह से पता है कि हमें कैसे शासन करना है। आपको आपस में लड़ा देंगे वो, किसी को जाति के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर, और किसी को कंपनियों के और सोसाइटियों के नाम पर। आपको एकजुट नहीं होने देंगे वो। दूसरा एक और फॉर्मूला उनका होता है कि आपको ठग भी लो और आपको रिग्रेट की भावना में ले जाओ, यानी अपराध बोध से ग्रसित कर दो कि आपको ऐसा लगने लगे कि यार गलती मेरी थी, मुझसे ही पाप हो गया, मुझसे ही अपराध हो गया, और आप जो है क्षमा याचना में डूब जाओ, मानसिक संतुलन खो बैठो, या तो मरने की बात करने लगो कि यार मर जाऊं तो बेहतर है, या फिर जो है भूल जाओ सब कुछ, राम धुन गाते रहो, भजन करते रहो, भक्ति करते रहो। ये दो फॉर्मूले होते हैं सब ठगों के पास, और ये आदिकाल से चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नए हैं। ठग बेहतर तरीके से इनका प्रयोग करते हैं, और समाज या कह लो राष्ट्र इन दोनों फार्मूलों को समझ नहीं पाता, वो धोखे का शिकार बन जाता है, और जो कुछ उसके पास होता है वो खुद ठगों के हवाले कर देता है। वोट है तो वोट हवाले कर देगा, नोट है तो नोट हवाले कर देगा, जमीन है तो जमीन हवाले कर देगा, अस्तित्व तक हवाले कर देता है, अपना मान और सम्मान भी ठगों के हवाले कर देता है। उसके दिमाग को इस तरह से हैक कर लेते हैं ये ठग। तो सबसे पहला जो काम है, हमें समाज को, राष्ट्र को इस अपराध बोध की भावना से बाहर लाना पड़ेगा साहब। और ठगों का जो ये षड्यंत्र है, इसे सबको समझाना पड़ेगा घर घर जाकर के, भले ही टाइम कितना भी लग जाए, क्योंकि जी। जल्दबाजी से ये काम नहीं हो सकता राजपूत साहब। हमारे साथी तमाम साथी क्या, पूरा राष्ट्र जल्दबाजी का शिकार है, शीघ्र पतन का रोगी है। तुरंत चाहिए इसको हर चीज का परिणाम, और ये तुरंत नहीं मिलेगा। जो शासन में बैठे हुए ठग हैं उनसे ही सबक ले लो कि इनको भी बूढ़े हो गए, कई पीढ़ियां इनकी मर गई, तब जाकर के अब कहीं ये थोड़ा जीवित दिखने लगे हैं। और अब जीवित ऐसे दिखे हैं कि पूछो ही मत। ये तो मतलब आपके गुर्दे भी बेचने पे उतारू हो गए हैं। पैसा तो लूट लिया है, इज्जत सम्मान धन दौलत सब लूट लिया है पूरे देश का। आपस में इतना बांट दिया है राष्ट्र को के 100 टुकड़े हो सकते हैं राष्ट्र के, जिस हम अखंड भारत की परिकल्पना करके चलते हैं। अगर यही बने रहे सत्ता में और कुछ दिन और इनके खेल को नहीं समझा हमने, तो साहब हिंदुस्तान के 100 टुकड़े करके मानेंगे ये। तो बहुत आवश्यकता है इस वक्त देश को बचाने की, राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, और इसके लिए सबको भयमुक्त होना पड़ेगा। मैं जैसे आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, अपने पे भी बोलता हूँ, सब जगह बोलता हूँ, सभाओं में भी। फांसी चढ़ाना है तो चढ़ा दो भाई, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाओगे। इससे ज्यादा कोई हथियार है इनके पास? ज्यादा से ज्यादा फांसी चढ़ा देंगे, उससे कम देखिए करेंगे तो जेल भेज देंगे। तो कर लो देखिए जो मदन करना है, आजाद को तो मदन मरना है, लाल मदन आजाद लाल जी, परिणाम जान के। लेकिन मदन चूंकि सत्याग्रह के मार्ग पर हूं तो मार भी नहीं पाओगे। सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, कानून की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मारना इतना सरल भी नहीं है कि भाई तुम मार दो या जेल भेज दो। तो देखेंगे लड़ाई है साहब, जगाएंगे समाज को, राष्ट्र को। जन जागरण अभियान है, हमने लोगों को, अपने एजेंट साथियों को अपराध बोध की भावना से बाहर निकाला है। लोगों की समझ में आने लगी हैं हमारी बातें। नहीं तो हमारे जैसे आदमी के लिए क्यों हजारों की भीड़ जुटती कहीं भी साहब, क्यों इतनी मालाएं डालते, क्यों वो लेकिन करते। हम तो भंगी के घर में पैदा हुए हैं, लोग कहते हैं भंगी के पैर क्यों छुए, उसको माला क्यों डालें। तो मदन ये लाल सब जी, हो रहा है, देश जाग रहा है राजपूत साहब, और वो दिन आएगा जब हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। मदन लाल जी, उलझ तो आप भी गए थे जी। इनके षड्यंत्र, क्या अनुभव रहा आपका? नहीं, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा साहब। मुझे भी पटा लिया था उन्होंने, बहका लिया था कि साहब समर्थन कर दो, हम भुगतान कर देंगे, कानून को इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन तीसरी बार सरकार बन गई, वो भूल गया मोदी को बर्ड्स एक्ट बोलना ही नहीं आता। मोदी क्या, किसी भी नेता को बोलना नहीं आता साहब। विपक्ष वाले भी कहाँ बोलते हैं बर्ड्स एक्ट। लाल जी, कौन लोग थे जो जिन्होंने भटका दिया था आपको, उलझा दिया था कि साहब हम करा देंगे भुगतान? हमारे संगठन में भी भाजपा के
भाजपाई मानसिकता के बहुत सारे लोग हैं, वही सबसे जी पहले तो पुश करते थे कि साहब आप दिन रात गाली देते हो मोदी को, दिन रात ठग बोलते हो, चोर बोलते हो, देशद्रोही बोलते हो, गद्दार बोलते हो, और ऐसे बोलोगे तो इससे तो कोई लड़ नहीं पाया है, आप कहाँ से लड़ लोगे, तो एक बार समर्थन करके देख लो, सम्मानित कर दो, कानून तो उसने बनाया ही है। मैं कहा ये बात तो सच है कि भाई कानून तो बनाया है, तो उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करने में कोई वो भी नहीं है। मैं कहा चलो कर लेते हैं, और वो सब ऐसा हुआ कि वो सेटिंग बैठती गई, तो होता गया। उस दौर में ये करना भी बड़ा मुश्किल था राजपूत साहब, नहीं तो धारा 144 लगी हुई थी, बीजेपी के ऑफिस में कार्यक्रम हुआ, बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के बराबर में है, वो क्या बोलते हैं उसको, जिस स्टेडियम में हमने कार्यक्रम किया था, तालकटोरा, धारा 144 के दौरान वहां कार्यक्रम हुआ साहब। तो वो भी अपने आप में एक मतलब उपलब्धि थी, कहेंगे कि बड़ी बात थी, ऐसा लग रहा था कि प्रगति हो जाएगी, सबका भुगतान हो जाएगा, हम झांसे में आ गए। लेकिन जैसे ही तीसरी बार सरकार बनी, टूटी फूटी सी इनकी, इन्होंने रंग दिखाने शुरू कर दिए, आप क्या बेकार की बात करते हो, बर्ड्स एक्ट का नाम मत लिया करो, और सहारा की तो बात ही मत करो, बिल्कुल सहारा को तो बर्ड्स एक्ट से बाहर रखो बिल्कुल, नहीं तो घुसना भी बंद हो जाएगा, और आपको जो चाहिए ले लो। मैं कहा भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सैकड़ों करोड़ रुपए देने का ऑफर था कि साहब इसको एनजीओ में कन्वर्ट कर लो, 500 करोड़ रुपए ले लो, जिंदगी भर उसकी ब्याज में ही खाते रहोगे, मतलब एक कोई कौन सा कैपिटल फंड या कुछ इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने, कि वो जी जी उसमें जी। दे देंगे, उसके ब्याज पे आपका अधिकार होगा, और करो। मैंने कहा नहीं भाई वो सब नहीं चाहिए, हमें तो बर्ड्स एक्ट चाहिए, बर्ड्स एक्ट अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो हमारी रास्ता अलग है, तुम्हारा अलग है, लड़ेंगे हम तो। मतलब लाल जी अब इन्होंने तो रंग दिखा दिया, आप भी मान के चल रहे हैं, तो पैसा देने वाले है नहीं है, और पैसा दिलवाएंगे कैसे निवेशकों का, अंतिम प्रश्न है आपके से। देखिए साहब, जनमत की आवश्यकता है, जब तक जनमत तैयार नहीं होगा राजपूत साहब, तब तक ये भुगतान नहीं होगा। जनमत पैदा करना पड़ेगा, और इतना जनमत कि जिसके सामने इनको सरेंडर करना पड़ जाए, ये सत्ता छोड़ के भगने की स्थिति आ जाए इनकी, और वो ही होना है, ये निश्चित है साहब, तय है। मैं तो आध्यात्मिक भी हूं, तो मैं उस दृष्टिकोण से भी चीजों को देखता हूँ, सोचता हूँ। मैं कोई किसी बात में उलझा हुआ आदमी नहीं हूँ कि साहब मैं गांधीवादी हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, या लोहियावादी, या समाजवादी, या मतलब दक्षिणपंथी या उत्तरपंथी, उन सब चीजों में मेरा यकीन नहीं है। मेरा यकीन हमेशा वर्तमान में रहता है, और भविष्य में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उस चीज पर रहता है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि साहब आज के जो हालात हैं, पूरा देश जो ठगी का शिकार हो चुका है। आज मैंने दो खबरें पढ़ी, वैसे तो कई दिनों से आ रही हैं उस तरह की खबरें, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण खबरें, दो की मैं चर्चा करना चाहूंगा साहब आपसे। एक वो जबलपुर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अवस्थी, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, फरार हो गया। प्रधानमंत्री के साथ उसका फोटो है, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री के साथ उसका फोटो है, मध्य प्रदेश का जो सीएम है उसके साथ उसका फोटो है, और बाकायदा स्वागत करते हुए। भाजपा चिकित्सक प्रकोष्ठ का नेता रहा है वो, और वो फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहा था सरकारी अस्पताल में। इसका मतलब सरकार भी ठगी का शिकार हो गई। ऐसा ही एक एम्स का मामला है, एक राकेश शर्मा नाम का 3 क्लास कर्मचारी है, और उसके कई साथी हैं जिनके बारे में पुख्ता सूचना है कि वो जो है सब फर्जी डिग्रीज और फर्जी कागजात के आधार पर एम्स में नौकरी कर रहे हैं। मैंने खुद उस मामले में मतलब एक्शन लेना चाहा, आरटीआई फाइल करके, तो एम्स प्रशासन ने कह दिया कि भाई किसी की सर्विस बुक की आपको कॉपी नहीं दी जा सकती, जब सर्विस बुक सरकारी दस्तावेज है, सार्वजनिक दस्तावेज है, उसको कोई भी ले सकता है, लेकिन नहीं दे रहे हो, चूंकि बचाना है। तो जब सरकार में भी, सरकार को भी ठग इस तरह से ठगने लगे, सरकारी संस्थानों को भी, तो फिर बच क्या गया राजपूत साहब। जब कुछ नहीं बचा है, तो क्रांति का सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है साहब, कि क्रांति जब आनी होती है तो वो हर चीज को प्रभावित करती है। कोई साधु क्या, सन्यासी क्या, गृहस्थ क्या, कोई बालिक क्या, नाबालिग क्या, कोई वृद्ध क्या, कोई बड़ा क्या, कोई छोटा क्या, कोई उद्योगपति क्या, कोई भी, स्त्री पुरुष, सबको प्रभावित करती हुई आती है। और जब सब प्रभावित होने लगते हैं, उससे पेड़ पौधे भी, जीव जंतु भी, तो क्रांति के आसार बन जाते हैं, जैसा कि अभी आप हैदराबाद में देख रहे होंगे। क्या अबोध, मतलब जो बेजुबान पशुओं के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और कांग्रेस की सरकार है सब। देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। साधुओं को भी मार दिया जाता है। कोई साधु बोल के देख ले जरा मोदी के खिलाफ, वो अशोक सिंघल को मरवा दिया था ना साहब, इन्हीं का आदमी था, हिंदू हृदय सम्राट था, उसको तोगड़िया को मरवा के फेंकवा दिया था ना इन्होंने, इन्हीं की सरकार थी, और वो यूपी में मरवा दिया था ना एक साधु बच्चा, इन्होंने ही मरवाया था। तो तमाम तबके प्रभावित होने लगे हैं,
बेईमानी से, ठगी से, जोर से, जुल्म से, अन्याय से। इसका मतलब है कि अब क्रांति की रूपरेखा प्रकृति ने तय कर दी है, इसलिए ये सब कुछ होने जा रहा है। और क्रांति होनी है साहब, 1 मई हमने डेट रख दी है। ये कब हो रही है क्रांति? है साहब? क्रांति कब हो रही है? आबादी है? क्रांति कब हो रही? क्रांति हमने 1 मई डेट तय कर दी है साहब। हो कभी भी जाए, टाइम लगता है। 1 मई से 21 मई तक की डेट हमने अपने अनुमान से रखी है, जो हमें संकेत मिल रहे हैं कि धीरे-धीरे जी। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, वैसे-वैसे इनका अत्याचार, अनाचार और अहंकार बढ़ता जाएगा। और जब साहब अहंकार बढ़ जाता है सत्ता में बैठे हुए लोगों का, तो उसका सिर कुचलने के लिए जो शोषित, पीड़ित, मजलूम जनता होती है, वो आगे आ जाती है। तो 1 मई को क्रांति का शुभारंभ हम संसद की धुलाई करके आरंभ कर देंगे साहब। तमाम लोग पवित्र नदियों का जल लेकर के आ रहे हैं। पहले दीवारों तक पहुंचे थे हम पिछली बार 25 नवंबर को, इस बार छत पे चढ़ जाएंगे हर हाल में, संसद की पे। और 21 दिन का संघर्ष है साहब, ये 21 दिन में कर देंगे इस काम को। और बाकी तो जी विधाता जाने, हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है कि परमात्मा ने क्या सोच रखा है, वो क्या पता हो, एक दिन में ही कल ही करा दें और पता चला कि 21 मई भी निकल जाए साहब। लेकिन जी हम जी मानव होने के नाते जो हमारे अनुमान हैं वो हम बता रहे हैं आपको। जी 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 मदन लाल जी, जी आपका साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मदन लाल आजाद, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक। इनका सीधा सीधा कहना कि कल तो जन जागरण कार्यक्रम है, लेकिन 1 मई को क्रांति कर देंगे। संसद में पिछली बार जो है दीवारों पर जो है वो गंगा जल छिड़का था, इस बार जो है संसद की दीवारों पर चढ़ जाएंगे। क्रांति होनी तय है। अब देखना ये कि मदन लाल आजाद जी का जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, कल का कार्यक्रम किस तरह का देखने को मिलता है और क्रांति कब होती है देश में, ये एक बड़ा प्रश्न इस समय जो है वैसे भी देश में बना हुआ है। फिलहाल इस समय डिबेट को इस समय जो है विराम देंगे। देखते रहिए फाइट फॉर राइट।